बेंगलुरु के शिवाजी नगर मस्जिद बेपारिया में जामिया सऊदिया का इजलास। केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट रोजनामा पासबान के एडिटर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ का खिताब। मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने अपनी तकरीर में मरहूम सी के जाफर शरीफ को याद करते हुए कहा कि जाफर शरीफ का दबदबा, असर और रसूख पूरे मुल्क में था। जाफर शरीफ के बाद कर्नाटक में पावरफुल लीडर आर रोशन बेग थे। जाफर शरीफ और आर रोशन बेग की मिसाल पेश करते हुए उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि सियासत में कोई भी चीज कायम नहीं रहती, किसी शख्स का ओहदा कायम नहीं रहता। इस मौके पर उबैदुल्ला शरीफ ने आईएमए के मसले का भी जिक्र किया। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि सियासी लीडरों की आपसी दुश्मनी, रसाकशी का मौलाना हनीफ अफसर अजीजी भी शिकार हुए। उबैदुल्ला शरीफ ने ये बात भी कही कि वो चंद मामलात में अपने आप को मरते दम तक माफ नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे भी कोताहियां सरजद हुई हैं। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हनीफ अफसर साहब, आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन कोई किसी की का इख्तिदार नहीं छीन सकता और किसी को कोई चीज कायम नहीं है, परमानेंट नहीं है। कोई प्राइम मिनिस्टर मरते दम तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा, इख्तिदार में नहीं देगा। कोई एमपी ये सोचे कि मैं आज इख्तिदार में हूं, एमपी हूं, एमएलए हूं, मिनिस्टर हूं, ये मेरे लिए कायम है, कोई चीज कायम नहीं रहने वाली। हमारी जिंदगी में मैं सियासी एतबार से हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद को नहीं देखा अपनी जिंदगी में, लेकिन मुसलमान सियासतदानों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी शख्स ने, एक मुसलमान ने इज्जत कमाई, रुतबा कमाया, अपना रोब दबदबा कमाया, तो उसी के जाफर शरीफ था। आखिर वक्त जाफर शरीफ साहब मिनिस्टर नहीं थे, एमपी नहीं थे। एक बार आखिर दिनों में मैं हमारे अशरफ साहब और मुबीन मुनव्वर साहब उनसे मुलाकात करने के लिए उनके घर गए, यहाँ कोर्ट रोड में। उनको इतला दी तो वो घबरा गए, गए, क्योंकि हमारा उनका थोड़ा ये नहीं बनता था। उनके मुकाबला करने की मेरी कोई हैसियत ही नहीं। खैर गए तो हम वो मुझे और अशरफ साहब को देखे, बोले नहीं, महज आपको देखने आया। कुछ देर बैठ के बात करने के बाद हम तीनों को लेकर वो एक कमरे में गए। इतना बड़ा आदमी, हिंदुस्तान का रेलवे मिनिस्टर होना, 5-6 बजट रेलवे के बजट करना कोई मामूली बात नहीं, आज तक किसी ने नहीं किया। एक कमरा, बहुत बड़ा भी नहीं। उन्होंने कहा देखिए यहां बैठता हूं, वहां नमाज पढ़ता हूं, वहां तिलावत करता हूं, यहां जो है आराम करता हूं। हम तीनों देखे, मिले, बात किए, आ गए। हम लोग बात किए कि ये जो है अब अपनी आखिरत की तैयारी करें। हम सब के लिए वो जब भी कुछ बयान देते तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हलते थे। इतना पावरफुल, इतना मजबूत इंसान हमारे लिए सबक है कि आखिर दिनों में जो है बगैर इख्तिदार के थे और उनको जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिला अपने औलाद से। दूसरी शख्सियत सियासत में जो रौब दबदबा रोशन बेग का था, आज कहां है रोशन बेग? ये सब देखकर हमें सीखना चाहिए कि कोई चीज किसी के लिए परमानेंट नहीं है। रोशन बेग से मेरे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक रोशन बेग बनाना अभी 25-30 साल लगेगा। उनका अपना एक मकाम था। कोई ये सोच ले
कि मैं फला अंजुमन का सदर हूं, फला सोसाइटी का सदर हूं, या फला मस्जिद का मेंबर हूं, सेक्रेटरी हूं, किसी को कोई परमानेंट नहीं है। यहाँ के 2 मेंबर हजरात थे, चले गए, अगर वो मौजूद होते तो मैं उनसे कुछ कहना चाहता था। हजरत के मदरसे का जब मसला चल रहा था, आइए में आपको वाजिद ने जो कहा वो सही कहा। सियासी एतबार से कुछ लोगों को रोशन बेग से दुश्मनी थी। जब आईएमए का मसला आया, हजरत को उसमें मुलविस किया गया, तो रोशन बेग से जितनी दुश्मनी थी वो आपने निकाली गई, आपके साथ निकाली। और मैं अपने आप को मरते दम तक माफ नहीं कर सकता अपने आप को। शरीफ साहब, कुछ चीजों में शरीफ साहब, एक हद तक मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं, आपका पर्पल है शरीफ साहब। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे अफवाहों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आंखों देखा, अब किसी हजरत ने कहा कि व्हाट्सएप पे देखे कि एक लड़की जो है कोई बुरखा पहनी लड़की के ऊपर हाथ रख के चल रहा था। ये जरूरी नहीं है कि बुरखा पोष लड़की वो मुसलमान थी। मैजेस्टिक के अंदर आज भी आप देखिए बुरखा पहन के जितने वहां औरतें घूमती है वो मुसलमान नहीं है। अपनी शनाख्त छुपाने के लिए भी कई लोग बुरखा पहनते हैं। ये सब एक हमारे समाज में आई हुई कुछ बुराइयां भी, इसे हमें दूर करना चाहिए। मैं जब आपका मसला आया, मैं रहमान खान साहब के घर में मौजूद था, बैठा हुआ था। कुछ उल्मा हजरत वहां पे आए तो मैं निकल के बाहर आ गया कि कुछ बात कर रहे हैं तो बात करने की। तो 2-3 मिनट के बाद रहमान खान साहब ने कहा, तो आइए देखिए ये बेपरवाह मस्जिद से आए, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो मदरसा चलता है, हम वहाँ के असातिज़ा है, हमारा मदरसा जो है बंद कर दिया गया है, उसे हम शुरू करना चाहते हैं, इजाज़त लेकर कमिटी। फिर मैं काफ़ी देर आप इनसे बात कीजिए मौलाना से, नहीं वो कई चीज़ें हुई। बात रहमान खान साहब ने यही बात कही कि देखिए मदरसा बंद नहीं होना चाहिए, वैद आप किसी तरह की कोशिश करो, उन लोगों से बात करो मदरसे में। तो उस वक्त अब जो कमेटी है उसमें ही ज्यादातर लोग ही थे। उस वक्त काफी बातचीत के बाद वो जो है उसे एक दरखास्त हजरत ने दी, वो दरखास्त लेकर जो है उन्होंने इमामत की इजाजत नहीं दी, मदरसे के लिए इजाजत दी। ये मैं हमारे सियासतदानों में देखा है कि सियासत क्या होती है। माफी चाहता हूं कि उलमा की सियासत भी एक अजीब सियासत है। ये भी अजीब है बड़ा। मैं हजरत के मामले में, हमारे हनीफ अफसर साहब के मामले में इतना मुझे मालूम हुआ कि कौन किसके सामने क्या बोलता है, कौन किसके पीछे क्या बोलता है। हमारे शेख साहब जैसे हमारा यानी उल्मा, ऐसे उल्मा से भी हमको बच के रहना चाहिए, उनका यकीन नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो बोले मुंह पे, नहीं हनीफ साहब आप गलत हैं, नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है आप में। क्यों? कभी ना कभी हनीफ साहब ने आपकी मुश्किल में, आपके बुरे वक्त में साथ दिया है। कहां का है इंसाफ? फिर वो कमेटी जो है आपको इजाजत दी, आप जो है मदरसा उस वक्त चला रहे हैं। अब जो मौजूदा कमेटी है वो बहुत मजबूत कमेटी है। बेंगलुरु के जो है बहुत मजबूत लोग हैं, उनकी सामने उबैदुल्लाह शरीफ की भी कोई हैसियत नहीं है।
वो होते तो मैं बोलता आज, जबकि उनकी कमेटी को बना के देने वाला उबैदुल्लाह शरीफ था। कोई शक नहीं है। वो पूरे मौजूद होने चाहिए। हाल में एक शख्स, एक टेनेंट उनके पास जाता है, वो बोलते क्या जी हुआ, जाओ कमेटी उबैदुल्लाह ने लेकर को देते। तो बोला मैं उनको कभी फोन नहीं किया, कभी ये नहीं बोला, उनको अग्रीमेंट करा के जो एक अरसे तक जो है एम ए खालिद साहब इसके एडमिनिस्ट्रेटर रहे। मैं एम ए खालिद साहब को बोलता तो कुछ भी हो जाता। आखिर वक्त में बोला मैं उनको, वो हो नहीं सका, नहीं करना था। आपकी हिम्मत है तो आगे उबैदुल्लाह शरीफ को बोले कि आप गलत हैं, हमें कभी कुछ तकलीफ दी है, मैं मान लेता हूं, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैं इंसान हूं। एक वक्त था क्या जी, खुदा बोला सब सुन ले रहा भाई, कब क्या बोला तुम ना सुनने के वास्ते। कमेटी बनी है, जब कमेटी बनी है वक्फ बोर्ड में इतराज हो उबैदुल्लाह शरीफ का पावर है कि वो कमेटी को रोक सकता था। सही बात। नहीं रोका, कमेटी बन गई। आप समझते हैं कि फलां शख्स ने बोला, फलां शख्स को बना दिया। शिवाजी नगर है ये, शिवाजी नगर के लोगों को पहचानिए। यहां जो है, यहां के लोगों को मालूम है, यहां का मिजाज अलग है। कब किसको ऊपर बिठाना और कब जरूरत पड़ी तो नीचे ढकल देना, वो भी मालूम है। कभी कोई चीज आपकी ये कमेटी 11 महीने की कमेटी है, कोई परमानेंट कमेटी भी नहीं है, अठाप कमेटी है, केयरटेकर कमेटी है। इतना तो कानून में भी जानता हूं कि इस मस्जिद के लिए केयरटेकर कमेटी बन ही नहीं सकती। भाई ऑब्जेक्शन नहीं किया मैं। हालांकि उनकी उस बात के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया है, जिन्होंने उनको रेकमेंड करके किसके उससे वो फिरते हैं, उनको भी कहा कि अगर ज्यादती हुई तो मैं जो है अपना असली रंग दिखा सकता हूं। क्योंकि मसाजिद में, मदारिस में काम करने के लिए अच्छे लोग नहीं आते। कई वक्त जो है हम ढूंढते हैं कोई एडमिनिस्ट्रेटर, किसी मस्जिद के लिए एडमिनिस्ट्रेटर डालना है तो कुछ लोगों नक्को साहब छोड़, दूसरा कहते बोलो साहब नहीं आना चाहते, तैयार नहीं होते। कई हमारे शिवाजी नगर की कई इलाकों में कई अफसरों को, रिटायर्ड अफसरों को बोला, आदमी सलीम साहब बोलकर IAS रिटायर्ड, मदरसे निशान के लिए एडमिनिस्ट्रेटर डाले, जाको वापस आगे फिर बोले नहीं सलीम साहब मुझे नहीं होता। और एक साहब सब रिटायर्ड ऑफिसर, आपको साहब छोड़ को मस्जिद क्या छोड़ दूसरा बोलो साहब। अब वहां जो है एम ए खालिद साहब एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त, उनको इसलिए डालते हैं कि यहाँ जो है वो थोड़ा बैलेंस करके यहाँ के लोगों के मिजाज जानते हैं, करते हैं। खैर मैं अपनी बात को कहीं और लेके गया, माफी चाहता हूँ आपसे, आप तमाम से भी मैं माफी का तलबगार हूँ, इसलिए कि मैं अपने जज्बात पे, मैं वो जब दोनों ट्रस्टियान थे तो उनके सामने अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता था। उनकी गैर मौजूदगी में कहना बेहतर नहीं है, लेकिन जो हजरात यहाँ हैं कोई उन तक मेरी जज्बात या नाराजगी पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।